किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम समय में मूंग की खेती से अच्छी पैदावार। अदरक की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। अपने राज्य में मूंग की खेती बहुत से किसान करते हैं। जैसे कि बारिश होने के कारण किसान इसकी बुवाई में जुटे हुए हैं। अगर आप भी मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार लेने के लिए आप मूंग की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अलवर के डॉक्टर SK शर्मा से। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा मूंग की फसल के लिए। देखिए, मूंग एक ऐसी फसल है कि जो कि खरीफ और समर यानी कि जिसे कुछ लोग जायद बोलते हैं, तो जायद में भी मूंग की बुआई की जाती है और खरीफ में भी। उर्द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उर्द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उर्द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। और अब तो मूंग की इतनी कम अवधि की किस्में आ चुकी हैं। IPM 02-3, IPM 205-7 जिसको कि विराट कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपके और भी जो IIPR कानपुर है वहाँ से इसकी वैरायटियाँ निकाली गई है। IARI से पूसा विशाल है और इसके अतिरिक्त 95-31 है। तो ये ऐसी किस्में हैं जिनका की ड्यूरेशन 55 से 65-70 दिन के बीच का होता है। सबसे कम अवधि की है विराट, जो कि 55 से 58 दिन तक खुद हमारे ही खेतों पर हमने गत वर्ष जब देखा था तो 58 दिन में वो मैच्योर हो गई है। तो ऐसी किस्में हैं जिनको कि आप इस समय बुआई करके और अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ मूंग के बाद उसी खेत के अंदर आप किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई सब्जियों की खेती करके और 2 पैसा और ज़्यादा कमा सकते हैं। खेत की तैयारी करने से लेकर के और बुआई करने तक जो गतिविधियां आपको करनी है उनमें मुख्य है एक तो खेत की जुताई जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि खरीफ का सीजन है। खरीफ के सीजन में खेत की सबसे पहले तो साफ़ सफाई करके, जिसे सूड करना कहते भी अपने राजस्थान में, साफ़ सफाई अच्छे से करने के बाद में 2 बार उसके अंदर खेत के अंदर जुताई करके और उसके बाद उसके अंदर खेत के अंदर जो भी आपके मिट्टी की जाँच के आधार पर सिफारिश आती है कि इसमें इतनी मात्रा में नाइट्रोजन, इतनी मात्रा में फास्फोरस और इतना पोटास डालना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप यूरिया, DAP या जो भी मात्रा आपकी है वो डालें। ध्यान रखने की बात इतनी है कि दलहनी फसलों में कभी भी खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव ना करें। खाद को पहले बीजें और उसके बाद में बीज की बिजाई करें। बीज की बिजाई करने पहले बीज उपचार करना अति आवश्यक है। इसके लिए एक फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर हमारी दलहनी फसलों के लिए एक तरीके से नाइट्रोजन की फैक्ट्री है। राइजोबियम कल्चर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10-15 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर के लिए आपका खर्चा लगता है
और उस बीज के गुड़ के पानी के घोल के अंदर राइजोबियम कल्चर को मिला करके और ठंडा होने के हल्का सा उसको गर्म करके मिला लें और उसके बाद ठंडा करने के बाद में बीज पर इस तरीके से लगाएं कि बीज का छिलका ना उतरे और उसको सुखा लें। ध्यान रखें राइजोबियम से उतना ही बीज उपचारित किया जाए जितना कि आज शाम तक आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद उस बीज को सूखने के बाद खेत में आप बिजाई कर दें। इससे राइजोबियम कल्चर से जो फ़ायदा होने वाला है वो ये होगा कि आपकी खेत के अंदर मूंग की जो जड़ें हैं उनमें जो गांठें होती हैं उससे वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है उसको वो खींच करके और वहाँ पर उपलब्ध कराता है उस फसल को और आने वाली फसल को। इसीलिए दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की डिमांड जो है बहुत कम होती है। अगर हम बात करते हैं जैसे मूंग की तो 20 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर सफिशिएंट है। जिस खेत में बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं हो वहाँ 20 किलो ही पर्याप्त होती है। फास्फोरस की मात्रा 45 किलो तक इसके अंदर देनी पड़ती है। बुवाई की विधि। मूंग की बुवाई देशी हल के पीछे कुडों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। उसके बाद में अगर समय समय पर बरसात हो रही है तो आपको, क्योंकि ये रेनफेड भी आप इसको ले सकते हैं, पानी की ज़रूरत विशेष पड़ती नहीं। और फिर भी अगर मान लीजिए बिल्कुल लंबा ड्राई स्पेल चला गया है तो बीच में एक आध लाइफ सेविंग इरिगेशन आप दे करके और मूंग की फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अदरक की खेती करने वाले किसान इस फसल में लगने वाले रोगों से सावधान रहें। अगर फसल में रोग लग जाए तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें लगने वाले रोगों को जानिए और इसका सही उपचार करके फसल को स्वस्थ रखें, जिससे आपको अधिक उपज मिले। तो आइए अदरक की फसल में लगने वाले रोगों से बचाने के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी अदरक की सीज़न है जो अभी लगाए हैं, तो जुलाई से जो अदरक पे डिजीज़ लगते हैं वो आना शुरू हो जाता है और जुलाई से अगस्त तक बहुत सीवियर फॉर्म में आता है, जो कि है बैक्टीरियल विल्ट। जो बैक्टीरियल विल्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है, इससे काफ़ी नुकसान होती है। तो सबसे पहले किसान भाई इसका पहचान करें। जीवाणु उकठा रोग, इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। तो स्राव जैसा निकलेगा तो समझिए कि ये बैक्टीरियल विल्ट है, जो कि बैक्टीरिया से फैलती है। तो इसके लिए आपको क्या है किसान भाई कि सबसे पहले आप जब सोइंग करेंगे उसके पहले ही आप जो राइजोम ले रहे हैं हेल्दी लीजिए, तो इस तरह की डिजीजेज नहीं आएंगी। दूसरी बात कि यदि राइजोम को हेल्दी लीफ को लिए भी हैं राइजोम्स को, तो उसको स्टेप्टोसाइक्लिन से ट्रीट करके लगाइए। उसमें 20 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन 100 लीटर पानी में उसको घोल लीजिए और घोल के उसको राइजोम को ट्रीटमेंट दीजिए। उसके बाद सोइंग कीजिए। आजकल बहुत सारे सूडोमोनास फ्लोरेसेंस बायोजेंट भी आ गए हैं, ट्राइकोडर्मा भी आ गए हैं, तो मार्केट में अवेलेबल है। सो उससे भी ट्रीट करके आप फॉरो में इसका सोइंग कीजिएगा, तो इस तरह से इस डिजीज से निदान प्राप्त कर सकते हैं। इस डिजीज का इन्फेक्शन कम होगा। नियंत्रण उपायों में बीज कंद का रोग से मुक्त क्षेत्रों से चयन करना चाहिए। जिन खेतों में बीमारी लगातार आ रही है वहां 5 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। बुवाई के समय अदरक के प्रकंदों को ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल उपचारित करें। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए।
रोगग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हर्जियानाम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल अथवा कार्बेंडाजिम 0.2% अथवा रेडोमिल 0.25% के घोल से तर कर दें। जिन क्षेत्रों में अदरक सड़न रोग प्रतिवर्ष आता है वहां कार्बेंडाजिम 0.2% अथवा रेडोमिल 0.25% के घोल से वर्षा होने पर या फसल 1 माह की हो जाने पर पौधों की जड़ों के पास सिंचाई करें। दूसरी डिजीज में जो आती है जिसको कि सॉफ्ट रॉट बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि आप देखिएगा कि राइजोम को जब निकालते हैं तो ये बिल्कुल पल्पी हो जाता है और बिल्कुल मुलायम हो जाता है, तो उसमें मार्केट वैल्यू नहीं होता, वो सड़ जाता है। तो इस डिजीज का सबसे पहचान क्या है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो इसके प्लांट जो हैं येलो कलर्स के होंगे और एक कॉलर रीजन पे इन्फेक्शन पहले स्टार्ट होता है, ओल्डर लीफ से स्टार्ट होगा। पुरानी पत्तियों पे पहले आती है और जो नई पत्तियां होती है वो धीरे धीरे सूखती है, नीचे से ऊपर की ओर डिजीज बढ़ती है। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए कि यदि आप देख रहे हैं कि पत्तियां येलो हो रही है तो उस प्लांट्स को उखाड़ के फेंक दीजिए और जो रेस्ट हैं वहाँ पे आप सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं बोडो मिक्सचर से या COC से 0.2% से सॉल्यूशन बना लीजिए, सॉइल ड्रेंचिंग कीजिए। और सोइंग के पहले अगेन हम बोलेंगे कि आप स्वस्थ राइजोम को प्रोक्योर कीजिए। एक डिजीज एपियर होती है पत्तियों पे, तो पत्तियों पे जिसको कि पंचचित्ती रोग बोलते हैं, एक कवक से होता है फाइलोस्ट्रिक्टा जिंजीबेरी से। तो इसका पहचान क्या है कि पत्तियों पे जैसे ही पतली पतली पत्तियां होती है लंबी, तो उस पर आप देखिएगा कि ओवल और स्पिंडल शेप की स्पॉट्स बनी, जिसका कि जो सेंटर होता है एकदम पेपर की तरह वाइट होगा और किनारे उसका डार्क ब्राउन कलर का होगा और एक येलो कलर का हैलो दिखता है। तो इस तरह का स्पॉट्स आए तो समझिए कि ये लीफ स्पॉट्स है। और इसकी सिविरिटी तब बढ़ जाती है कि ह्यूमिडिटी जब आपकी रहेगी जुलाई से अगस्त तक ह्यूमिडिटी रहती है, तो जो लीफ स्पॉट्स हैं मर्ज कर जाते हैं। मर्ज करके क्या फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को घटा देती है, जिससे कि हमारा यील्ड काफ़ी अफेक्टेड होता है और जो मिलनी चाहिए उपज उतनी उपज नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए क्या है कि आप फोलियर स्प्रे कीजिए। फोलियर स्प्रे अगेन COC से कर सकते हैं 2% से, या फिर बोडो मिक्सचर भी आप कर सकते हैं, उससे भी राइजोम को ट्रीटमेंट दे दीजिएगा तो इस डिजीज का कम प्रकोप होता है। तो इस तरह कुछ डिजीजेज हैं, उससे आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आप जो सीड प्रोक्योर कर रहे हैं वो हेल्दी प्रोक्योर कीजिए और सोइंग के पहले उसको ट्रीटमेंट दे के COC से सोकिंग करके ही लगाइए तो ज़्यादा बेटर है। और यदि डिजीज आता है तो आप फोलियर स्प्रे कीजिए। तो इस तरह से आप रोगों से निदान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा लाभकारी खेती कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद के बाग बड़े एरिया में लगाकर किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं। आपने भी अगर इसकी बागवानी की है तो इसमें पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में बागों से अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज मिल सके। तो आइए अमरूद के बाग में पोषक तत्व प्रबंधन पर विस्तार से जानते हैं आज के इस अंश में। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है, जो बेहद आसानी से हर किसी को मिल जाता है। इसकी बागवानी से किसान अधिक मुनाफा कमाते हैं। लोग घरों में भी इसका पेड़ लगाते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर इस फल को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन अमरूद के पेड़ को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसे आप अगर समय से देंगे तभी आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। अगर आपने अमरूद का बाग लगाया है तो पोषक तत्व प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। अगर आपके पौधे 1 साल के हैं तो उसमें 150 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम DAP, 80 ग्राम पोटास और 10 किलोग्राम गोबर की खाद डालें। इसमें से अक्टूबर या नवंबर में आधी यूरिया और बाकी खाद उर्वरकों का पूरा प्रयोग करें, और जो आधी यूरिया बचेगी उसे जून या जुलाई में प्रयोग करें। ऐसे ही अगर 2 साल का पौधा है तो इसी मात्रा को डबल कर देंगे और उसी तरह से प्रयोग करेंगे जैसे पहले बताया गया। इस तरह 5 साल तक यह मात्रा बढ़ती रहेगी और 6ठे साल से मात्रा फिक्स हो जाएगी, जो आगे आपको जब तक पेड़ रहेगा देते रहना है।
तो जो छठे साल के पौधे के लिए खाद उर्वरकों की मात्रा होगी वो है यूरिया 1 किलोग्राम, डीएपी 900 ग्राम, पोटास 500 ग्राम और गोबर की खाद 50 से 60 किलोग्राम। इसमें से अक्टूबर या नवंबर में आधी यूरिया और बाकी खाद उर्वरकों का पूरा प्रयोग करें और जो आधी यूरिया बचेगी उसे जून या जुलाई में प्रयोग करें। ये तो हुई मुख्य पोषक तत्वों की बात। अब बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जो आमतौर पर मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन अब कहीं कहीं इनकी कमी देखी जा रही है और अमरूद के बाग में आमतौर पर बोरान और जिंक की कमी देखी जा रही है। अगर आपके बाग में पत्ते या फल सूख रहे हैं या फट रहे हैं या पत्तियों का रंग बदल रहा है तो आप सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग जरूर करें और यह समय सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग के लिए सही है। एक पेड़ में 150 ग्राम बोरेक्स और 100 ग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग इसी समय करें, या जब पेड़ पर पूरी तरह से फल लग जाएं और उनका आकार छोटा हो उस समय इन्हीं तत्वों की 5-5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव कर दें। इस तरह से संतुलित पोषण प्रबंधन करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गरसर, जिला बीकानेर के कृषक महेश कुमार ने। आप टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको टमाटर की फसल में जो आजकल रोग लग रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा अपने किसान भाइयों को। जैसे कि जो टमाटर की फसल है, टमाटर की फसल जो है वो एक तो गर्मियों में लग जाती है जल्दी और एक थोड़ी सी बरसात के समय में तैयार होती है। तो दोनों ही जो फसलें हैं, जो गर्मियों में फसल लगती है उसमें रोगों का प्रकोप थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो बरसात में फसल लगती है उसमें रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बरसात की वजह से जो है वो फफूंद वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह उनका ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी और जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा होते हैं। इस समय टमाटर में कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं जो हमारी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं, फिर चाहे उसको हम छोटे क्षेत्र में कर रहे हों या हम व्यावसायिक तौर पर कर रहे हों। कहीं न कहीं हमारी फसल को इन रोगों से काफी अधिक नुकसान पहुंचती है। तो जो किसान भाई टमाटर की फसल में लगने वाली रोगों की सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपायों को अपनाते हैं, उनकी फसल रोगों से बच जाती है और उनको अच्छी पैदावार मिलती है। तो आजकल ज़्यादातर जो पत्ता धब्बा रोग है, लीफ स्पॉट जिनको बोलते हैं हम, या लीफ ब्लाइट, वो रोग जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनके जो पहचान है वो तो सीधी है कि पत्तों में जो है, आपको जैसे नाम ही उसका पत्ता धब्बा है, तो पत्तों में जो है वो उसमें दाग उभरते हैं, काले रंग के, हल्के भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के दाग उभरते हैं। और कई बार दाग में जो है वो उसके चारों तरफ जो है वो पीले घेरे भी बन जाते हैं, और कई बार जो जहाँ दाग पड़ता है वहाँ से वो पत्ते तुड़मुड़ भी जाते हैं थोड़े से, या कई बार दाग वाला पोर्शन जो है वो पत्तों से टूट भी जाता है और उसमें पत्तों में छेद जैसे भी नजर आते हैं। उससे क्या होता है कि जो भोजन जो बनने की उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है, और उससे जो है फसल की जो पैदावार है उस पर जो है उसकी या बढ़ोतरी है उस पर उसका असर पड़ता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जैसे ही वो पत्ता धब्बा रोग आपको शुरू में नज़र आए, अगर आपको लग रहा है कि ये जो मौसम है ये ऐसा मौसम काफ़ी आगे रहेगा, बीच बीच में बौछारें पड़ेंगी या गर्मी भी बौछारें भी, तो उस अगर ऐसा मौसम रहेगा और पत्ते धब्बे अगर आपको धब्बों से वो थोड़ा सा और बढ़ने लग जाएं और वो 2-3 धब्बे मिलके बड़ा स्पॉट बनाने लग जाएं, तब आपको मैं सलाह दूंगा कि ऐसा होने से पहले ही आप जो है इस पर जो है वो छिड़काव करें। और इसके लिए छिड़काव जो है वो फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं उनका भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंकोजेब दवाई है वो आपकी 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव होता है उसका, या आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई है वो भी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका जो है वो छिड़काव
कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो ये रोग है अगर आपका इसमें आ गया है तो उसकी बढ़ोतरी जो है इसमें रुक जाएगी। तो साथ में इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जैसे मान लो पत्ते आपके जो ख़राब हो गए हैं या जो जिनमें ब्लाइट लग गई है या लेस वाला अगर वो नीचे झड़ गए हैं तो आप उनको भी इकट्ठा करके उनको भी साथ में साइड में ले जाके जला दें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में काली टिक्की, जिसे बकाई रॉट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपायों को अपनाया जाए तो फसल में होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले काली टिक्की रोग की पहचान और रोकथाम के बारे में। बरसात में जो है वो 2-3 रोग काफ़ी प्रमुख जो है वो टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से ज़्यादातर नाम जो लोग किसान भाई उसको नाम काली टिक्की बोलते हैं। काली टिक्की 2 तरह का होता है। एक काली टिक्की जो होता है वो उसको हम बकाई रॉट बोलते हैं, वो सिर्फ फलों पे ही आता है। और एक काली टिक्की होता है जो फलों पे भी आता है और जो साथ में पत्तों पे भी आता है, पत्तों पे भी काले दाग पड़ते हैं। और जो पत्तों वाला रोग है जो पत्तों में भी आता है वो थोड़ा सा ठंडा जब ठंडे इलाके होते हैं थोड़ा हाइट वाले इलाकों में ज़्यादा आता है। और जो बकाई रॉट है जो काली टिक्की जो गोल गोल धब्बे पड़ते हैं वो जो है वो थोड़े से निचले इलाकों में गर्म इलाकों में ज़्यादा आता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल ही आप तैयारी करें उसकी, क्योंकि ये बरसात में जो है ये रोग काफ़ी फैलता है। तो इसमें आजकल जो है एक तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने जो टमाटर का जो पौधा है आपका उसका आपने निचला जो पोर्शन है आपका जो ज़मीन से लगता जो उसकी टहनियाँ हैं या उसके पत्ते हैं उनको आपने काट देना है। कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर का जो उसका पोर्शन है उसको आपने बिल्कुल साफ़ कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो उसका हवा जो है वो क्रॉस होगी उससे, और उस हवा क्रॉस होने से क्या होगा कि जो नमी है वो जो टहनी तनों पे जो नमी है, पत्तों पे जो निचली टहनियों पे जो नमी है वो नमी कम हो जाएगी हवा के क्रॉस होने से। उससे भी जो है रोग का फैलाव जो है ये कम होगा। और साथ में एक और मैं सलाह दूंगा कि उसमें जो है आप जो है वो मल्चिंग हम बोलते हैं, कोई चीज़ आप बिछा दें, घास बिछा सकते हैं या पॉलीथीन मल्च आप यूज़ कर सकते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो है कि आपका जो बरसात की खरपतवार बहुत आता है और खरपतवार से भी ये रोग बहुत फैलता है। तो एक तो आपका खरपतवार जो है आपका वो नहीं इसमें फैलेगा क्योंकि आपने उसको ढक दिया है ऊपर से और खरपतवार नहीं आएगा। तो उस मिट्टी के ऊपर अगर आप एक लेयर बना देंगे घास की तो उससे क्या होगा कि जो रोगाणु हैं वो बारिश के छींटे जब पड़ेंगे बरसात में उसके साथ वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपने मल्च बिछाई होगी तो ये काम नहीं होगा और एक दोनों के बीच में एक बैरियर का काम वो करेगा। तो ये इसका बहुत फ़ायदा है मल्चिंग करने का। उससे क्या होगा कि क्योंकि ये रोग जो है वो मिट्टी जनित है, मिट्टी से ये ऊपर को आता है। तो अगर आप मिट्टी में जो है मिट्टी से टच नहीं होने देंगे पत्ते को या टहनी को तो इस रोग का जो है वो फैलाव थोड़ा कम हो जाता है। और साथ में एक उसको हम बोलते हैं स्प्रे छिड़काव भी फफूंदनाशक का। उसमें आप जो दवाइयाँ मैं बताऊँगा एक तो है मैंकोजेब वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या तो उसका छिड़काव कर दें या आपकी मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब रिडोमिल के नाम से दवाई आती है उसका आप छिड़काव 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं बरसात आने से कम हफ्ता पहले। उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत रोग आपका पिछले साल का प्री मानसून की वजह से अगर आपके खेत में शुरू हो गया है तो वो जो है वो रुक जाएगा वहीं पे ही। और बरसात आने पर जो है क्योंकि रोगाणु की संख्या कम हो जाएगी छिड़काव से तो जो फैलाव होगा वो उसी मात्रा में कम हो जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।